हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंटरस्टेलर मूवी को, जो बहुत ही मज़ेदार पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। यहाँ मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहा है क्योंकि जब हम ये मूवी देखते हैं तो पहली बार में मूवी समझ तो आ जाती है, बट कुछ थियरीज मूवी की ऐसी होती है कि हमें मूवी फिर से एक बार देखनी पड़ती है। और इसी कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट्स को दूर करने के लिए आज मैं इस साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वर्म होल, ब्लैक होल और बाइनरी कोड्स को दिखाया गया है और साथ ही साथ ग्रेविटी ऑफ न्यूटन्स पर भी फोकस किया गया है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम कूपर है, ये कहानी इसी कूपर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कूपर पहले नासा में पायलट होता है, बट फिर वो उस काम को छोड़ देता है और अब वो एक किसान था। इसका रीज़न ये था कि वो मानता था कि इस दुनिया को वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की ज़्यादा ज़रूरत है। इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं और ये मूवी काफ़ी समय आगे की है, जहाँ पर तूफ़ान हर वक्त आते रहते हैं, जिसकी वजह से खेतों और फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। और यही रीज़न था कि कूपर ने अब मकई की खेती करना शुरू कर दिया था। कूपर के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम मर्फ होता है जो पढ़ाई में काफ़ी होशियार होती है, और दूसरे बेटे का नाम होता है टॉम जो एवरेज था। सीन कट होकर हमें कूपर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मर्फ उसके पापा को कहती है कि कभी कभी बुक शेल्फ से बुक्स अपने आप नीचे गिर जाती है, जैसे यहाँ कोई भूत हो। बट कूपर कहता है कि भूत जैसे कोई चीज़ नहीं होती और तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम साइंस और भूत को कनेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली बेसबॉल की मैच देख रही है। तभी वह ज़ोर से सायरन बजने लगता है और देखते ही देखते उस ग्राउंड पर एक भयानक तूफान आ जाता है। कूपर अपनी फैमिली के साथ घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर में काफ़ी धूल है और साथ ही मर्फ के कमरे में उसे कुछ लाइंस बनी हुई मिलती है। तभी कूपर मर्फ से कहता है कि तुम अपने भाई के साथ जाकर सो जाओ, आज मैं रात यहीं पर बिताऊंगा। कूपर पूरी रात उसी लाइंस को देखते हुए बिताता है। देखते देखते सुबह हो जाती है और तभी वह मर्फ आकर अपने पिता के साइड में आकर बैठ जाती है। तभी कूपर कहता है कि बुक शेल्फ से बुक इसलिए गिर रही थी क्योंकि ग्रेविटी बुक्स को खींच रही थी। इसका सबूत कूपर एक सिक्का उछाल कर देता है जो बिल्कुल उस धूल के बनी लाइन पर जाकर गिरता है। इसका मतलब ये था कि इस रूम में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। इससे कूपर को पता लगता है कि ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड्स के ज़रिए हमें भेजा गया है। बाइनरी कोड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कोडिंग के थ्रू किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मैसेज भेजने में काम आती है। कूपर उस बने हुए मैसेज को डिकोड करता है, जहां उसे एक लोकेशन के बारे में पता चलता है। जैसे ही कूपर और मर्फ इस जगह पर आते हैं, वह उस जगह की सिक्योरिटीज आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है और कूपर से पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुम्हें इस जगह का लोकेशन कैसे पता चला। पूछताछ करने वाली साइंटिस्ट का नाम एमिली होता है, जहां वो कूपर को एक हॉल में ले जाती है, जहां एमिली के पिता प्रोफेसर बेन और भी कई लोग शामिल होते हैं। सभी लोग फिर से कूपर से सवाल करते हैं कि आखिर इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि ये एक सीक्रेट लोकेशन है। तभी मर्फ कहती है कि हमें इस जगह के बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स से पता चला। सभी को कूपर की ये बात फिजूल लगती है। तभी प्रोफेसर बेन कूपर को साइड में ले जाकर बात करने लगते हैं। कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुकी थी और नासा जैसी और भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस प्रोग्राम्स पर काम कर रही थी वो भी बंद हो चुकी थी। इसका कारण था बजट, क्योंकि अभी के समय में लोगों के पास खाने के लिए भी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। प्रोफेसर बेन बातों ही बातों में कूपर को बताते हैं कि आज इस 48 साल पहले सैटर्न ग्रह के पास एक वर्म होल अचानक खुल गया था। इसकी मदद से हम किसी भी गैलेक्सी में कम से कम समय में पहुंच सकते हैं। हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है और इसी मिल्की वे की तरह इस ब्रह्मांड में और भी कई गैलेक्सीज मौजूद है, जहां इंसानों को वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे, पर इस दूरी को हम वर्म होल के थ्रू कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्म होल असल में क्या था। वर्म होल अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थियोरी थी, यानी अगर अंतरिक्ष में हम वर्म होल का एक छोर ढूंढ ले तो वो हमें आराम से दूसरे छोर तक पहुंचा देगा, जैसे कम समय में हमें दूसरी ओर कोई सुरंग पहुंचाती है। बेन कूपर से कहता है कि हमें अंतरिक्ष में एक टीम भेजी थी जो ऐसे ग्रह का पता लगा सके जो बिल्कुल हमारे धरती जैसी हो। जहाँ वो ये भी बताता है कि 3 ग्रह ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं,
और हम अब ऐसी टीम बना रहे हैं जो इन 3 ग्रह के बारे में पता लगाए और देखे कि वो ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारे पृथ्वी के जैसे ही हो। और बैन कूपर को इंसिस्ट करता है कि तुम हमारे मिशन में शामिल हो जाओ, आखिर तुम भी तो एक पायलट हो। ये सब बातें सुनकर कूपर जाने के लिए मान जाता है क्योंकि वो खुद भी दुनिया को बचाना चाहता था। इस बात से मर्फ नाराज हो जाती है। तभी कूपर उसे समझाता है कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ ये सब तुम्हारे, मेरे और इस दुनिया के लिए कर रहा हूँ। सुबह होती है और कूपर मर्फ को बाय कहने के लिए उसके कमरे में आता है, जहाँ मर्फ कहती है कि मैंने उस मैसेज को डिकोड कर दिया है। उस मैसेज का मतलब है स्टे, यानी कि यही रुको। पर कूपर उसकी बात नहीं मानता, पर जाने से पहले उसके पास 2 घड़ियाँ होती है, जिसमें से एक घड़ी वो मर्फ को देता है और कहता है कि इन घड़ियों में दोनों अलग अलग समय है। एक टाइम जो स्पेस के थ्रू बनाया गया है और एक जो धरती के अकॉर्डिंग है। स्पेस में धरती के मुकाबले समय काफ़ी धीरे चलता है, तो हो सकता है कि मैं जब इस धरती पर वापस आऊँ तब तक तुम बूढ़ी हो चुकी होगी और तुम अपना ख्याल रखना। ये बातें सुनकर मर्फ काफ़ी रोने लगती है और कूपर अपने मिशन पर निकल जाता है। कूपर रॉकेट में बैठकर सबसे पहले स्पेसशिप के अंदर पहुंचते हैं। स्पेसशिप के अंदर से एक छोटा स्पेसशिप वर्म होल की तरफ पहुंच जाता है। इस वर्म होल का नाम होता है गारगेंडा और ये वही वर्म होल था जिसके थ्रू वो तीनों ग्रह तक पहुंच सकते थे। ये वही ग्रह है जहां इंसान पहले ही पहुंच चुका था और वहां से सिग्नल भेज रहा था कि इस दुनिया में इंसान रह सकते हैं। मिलर्स प्लेनेट जो उनकी धरती से काफ़ी करीब था, उनकी टीम डिसाइड करती है कि हम सबसे पहले इस प्लेनेट पर जाएंगे। यहाँ पर आते ही कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। ये प्लेनेट जो होता है वो वर्म होल के काफ़ी करीब होता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इस ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा हमारे दुनिया पर 7 सालों के बराबर होगा। इस प्लेनेट का मिलर्स प्लेनेट नाम इसलिए होता है क्योंकि उनके एक साथी का नाम मिलर्स होता है जो पहले इस ग्रह पर आया था और वो सब उसकी को बचाने के लिए वहाँ आए होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसका यान पूरी तरह से तबाह हो चुका था और बस उसका एक रोबोट ही वहाँ मौजूद था और उसी का सिग्नल उन्हें मिल रहा था। अब उनकी टीम नोटिस करती है कि पूरे प्लेनेट पर बस 2 फीट गहरा पानी है, ना ही कोई ज़मीन है ना ही कोई पहाड़। तभी एमिली कहती है कि मुझे दूर कुछ पहाड़ दिख रहे हैं। एमिली उस तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी कूपर को पता लगता है कि वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि पानी की बड़ी खतरनाक लहर है जो उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। वो दोनों वापस लौटकर अपने स्पेस जेट में बैठने लगते हैं, पर एमिली वहीं पर रह जाती है। तभी वह रोबोट जाकर एमिली को बचाकर स्पेस जेट में लाता है, पर उनका एक साथी वहीं पर रह जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। तभी उन्हें पता लगता है कि उनके जेट में पानी भर रहा है। वो वहाँ से तभी निकल सकते हैं जब वो सारा पानी निकाल देंगे। उन्हें ये सब करते करते 3 घंटे बीत जाते हैं और जब वो अपने एंड्योरेंस पर वापस आते हैं, मतलब अपने स्पेसशिप के पास आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका साथी जो बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि तब तक उन्हें पूरे 23 साल बीत चुके थे। और उनका साथी उन्हें बताता है कि तुम्हें गए हुए 23 साल 4 महीने और 8 दिन बीत चुके हैं और इन 23 सालों में धरती से आपके लिए काफ़ी मैसेजेस भी आए हैं। कूपर अपने मैसेजेस देखता है और उसके लिए टॉम और मर्फ के मैसेजेस आए थे, जहाँ टॉम कहता है कि मेरी अब शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है, पर पता नहीं मेरा ये मैसेज मिलने तक आप ज़िंदा होगे या नहीं। वहीं पर मर्फ भी अब कूपर के एज के बराबर हो चुकी थी और अब मर्फ भी प्रोफेसर बैन के साथ नासा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है। सभी बैठकर सोचते हैं कि अब बचे 2 प्लैनेट में से हमें कौन से प्लैनेट पर जाना चाहिए। तभी एमिली कहती है कि हमें एडमिन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंतज़ार करते करते उनका काफ़ी फ्यूल ख़त्म हो चुका था, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम एडमिन के प्लैनेट पर नहीं बल्कि मैन के प्लैनेट पर जाएंगे और वहीं जाकर डिसाइड करेंगे कि वो प्लैनेट इंसानों के लिए रहने लायक है या नहीं। और जब वो लोग मैन्स के प्लैनेट पर पहुंचते तब उन्हें पता चलता है कि मैन अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा होता है। मैन जब जागता है तब वो बताता है कि इस प्लैनेट पर अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम कोई पहाड़ पर जाएंगे तो वह हम सांस ले सकते हैं। पर तब हमें पता लगता है कि मैन ने अपने रोबोट को भी बंद कर दिया था ताकि वो कोई सिग्नल ना भेज पाए। दूसरी ओर हमें प्रोफेसर बैन दिखाए जाते हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते मर्फ से बातें कर रहे होते हैं और वो उसे बताते हैं कि मेरी ब्लैक होल की थियरी और ग्रेविटी जिस पर मैं इतने टाइम से काम कर रहा था वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसलिए मुझे ब्लैक होल का पूरा डाटा, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो मुझे कभी भी नहीं मिलेगी।
तभी प्रोफेसर बेन एक बात रिवील करते हैं कि प्लान नंबर 1 तो बस एक दिखावा था, मेन तो प्लान 2 था, जहां हमें 5000 एंड्रियोस को दूसरी दुनिया में पहुंचाना था, जहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। और इसी के साथ प्रोफेसर बेन हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये सब देखकर कूपर डिसाइड करता है कि वो अपने ग्रह अपनी धरती पर वापस लौट जाएगा। तभी उनका साथी कूपर को बताता है कि लौटते समय तुम ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और वहाँ एक रोबोट छोड़ देना जो हमें ब्लैक होल का डेटा भेजता रहेगा, जिसे प्रोफेसर बेन की थियोरी का हमें कुछ तो पता चलेगा। जैसे ही कूपर और उसकी टीम बाहर निकलते हैं तब उसे पता चलता है कि मैन ने उनसे झूठ बोला है। इस पूरे ग्रह पर सिर्फ और सिर्फ अमोनिया ही भरा पड़ा है और यह ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। मैन ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ कहा था, जिनसे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी एमिली वहाँ आकर उन्हें छुड़ाती है और कूपर को बचा लेती है। तभी मैन को रास्ता मिल जाता है जिनमें से वो स्पेस जेट में बैठकर एंड्रियोस तक पहुंच पाए, पर वो ऐसा करने में नाकाम होता है और एंड्रियोस में एक ब्लास्ट होता है और वो स्पेस में ही घूमते रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमिली और कूपर अपने स्पेस जेट में बैठकर एंड्रियोस के पास जाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो अपने जेट को एंड्रियोस के साथ कनेक्ट भी कर लेते हैं। ये यहाँ स्लिंग शॉट वाली थियोरी को यूज़ करते हैं और ब्लैक होल के करीब आते हैं और वहाँ से उस तीसरे प्लेनेट की ओर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही एक प्लेनेट था जहाँ से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तब उन्हें पता चलता है कि स्लिंग शॉट इतना पावरफुल नहीं है कि वो हमें पूरे ब्लैक होल के अंदर ले जाए। तभी कूपर डिसाइड करता है कि वो अपने स्पेसशिप को शटल से दूर कर देगा और अपने रोबोट को भी ब्लैक होल के दायरे में भेजता है, जिससे वो ब्लैक होल का डेटा उन्हें भेज सके। तभी उस रोबोट से कूपर का संपर्क टूट जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से ब्लैक होल की तरफ खींचता चला जाता है। जैसे ही ब्लैक होल उसे अपनी तरफ खींचता है, कूपर एक 5th डायमेंशन में पहुंच जाता है। इस जगह को बनाने का मकसद ये था कि भविष्य के लोगों को वर्तमान के लोगों से कांटेक्ट हो पाए। इस टेसरेट के हेल्प से कूपर अपने समय में आगे और पीछे देख सकता है। इस टाइम के अंदर जाकर वो अपनी बेटी मर्फ को देखता है जो छोटी थी, और कूपर मर्फ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ उसे देख सकता है, उससे बात नहीं कर सकता। इसलिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वो अपने किताबों को गिराता है, और जब उनके घर में धूल आती थी तो वो उसी धूल से बाइनरी कोड्स के अंदर एक मैसेज भेजता है, जिसका मतलब होता है कि स्टे। इस कोड को डिकोड करके मर्फ अपने नोटबुक में भी लिख लेती है, और यहाँ कूपर और उसके रोबोट का संपर्क वापस आ जाता है, और ये भी पता चलता है कि उस रोबोट ने ब्लैक होल की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। कूपर ये चाहता था कि जो डेटा रोबोट ने कलेक्ट किया है वो डेटा अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचा सके। तभी कूपर को मॉर्स कोड की थियोरी याद आती है। इस थियोरी का मतलब था कि हम हिलने या ब्लिंक होने वाली चीज़ के साथ अपना मैसेज सामने वाले इंसान तक पहुंचा सकते हैं। कूपर उस डेटा को उस घड़ी की सुई में ट्रांसफ़र करता है, जो घड़ी बचपन में उसने मर्फ को दी थी उसके जाते वक्त। क्योंकि मर्फ भी अब साइंटिस्ट बन चुकी थी, तो उसे कूपर के भेजे गए मैसेज से पता चलता है कि उसके पिता ने ही उसके लिए मैसेज भेजा है, क्योंकि उस घड़ी की सुई अजीब तरह से हिल रही थी। फाइनली मर्फ मॉर्स कोड की पहेली को सॉल्व कर लेती है और ब्लैक होल का सारा डेटा एक्सप्लेन करती है, क्योंकि मर्फ ने मिस्ट्री सॉल्व कर दी थी। तो कूपर भी उस 5th डायमेंशन से गायब हो जाता है और उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती। तभी कूपर पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो कूपर स्टेशन पर है। तब हमें पता लगता है कि इस कूपर स्टेशन का नाम उसकी बेटी मर्फ की वजह से पड़ा, क्योंकि उसने ही ग्रेविटी पर काम करके हमें बचा लिया। कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलने जाता है, तब वो देखता है कि उसकी बेटी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। यहाँ कूपर एमिली के बारे में बताता है, उस पर मर्फ बताती है कि एमिली उसी तीसरे प्लेनेट पर है जिसका नाम एडमिन्स प्लेनेट है। उसने वहाँ जीवन की खोज कर ली है जो इंसानों के लिए रहने लायक है। कूपर मर्फ से मिलकर वहाँ से चले जाता है और अपने स्पेसशिप में बैठकर तीसरे प्लेनेट पर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात एमिली से होती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज़, ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।